हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 6 क्लास की, और इसमें हम पॉलिटी का सेकंड चैप्टर कर चुके हैं और आज हम इकाई 2 और चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है सरकार। सरकार आपने कभी न कभी पढ़ा ही होगा और आप जानते हैं सरकार किसे कहते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की भाषा में आज देखेंगे सरकार किसे कहते हैं। देखिए, चैप्टर 3 है सरकार क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अगर आपने इजी वे में नहीं पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी से ज़रूर समझ जाएंगे। तो देखिए, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक और राजनीतिक सरकार क्या है, ये कुछ कटिंग्स हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, सरकार से जो हमारी मांगे होती हैं उनके बारे में कटिंग्स हैं ये एनसीईआरटी में। चलिए हम आगे देखते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, किसी भी देश को निर्णय लेने के लिए, कोई काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। उनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। गरीबों के लिए कई कार्यक्रम चलाती है और कई महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, जब कोई ऐसी आपदाएं आती है तो सरकार ही अपनी सेवाएं भेजती है। ठीक है, ये वही बता रहे हैं। आगे देखते हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। न्यायालय क्या है? सरकार का अंग। जब कोई विवाद होता है तो लोग कोर्ट जाते हैं ना, तो क्या है? न्यायालय भी एक सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या समझा आपने यहाँ पे? देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं एक समाज में तो कई हद तक व्यवस्था की ज़रूरत होती है उनको संभालने के लिए। एक घर को संभालने के लिए जब किसी हेड की ज़रूरत होती है, तो देश को संभालने के लिए भी किसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होगा कि आवश्यक निर्णय लिए जा सकेंगे, कुछ नियम भी बनाए जा सकेंगे और जो कि सब पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए इन्होंने दे रखा है कि संसाधनों के नियंत्रण पर देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। संसाधनों के नियंत्रण पर क्या होता है कि देश की सीमा पर सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। वरना आए दिन कभी भी किसी का आक्रमण हो सकता है, जैसे पहले हुआ करता था। तो इस तरीके से अब तो सीमाएं हैं सबकी अपनी, तो उस पर सुरक्षा के लिए सेनाएं लगाई जाती हैं सरकार की तरफ से। तो लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार क्या करती है? यहाँ पे सरकार के काम बता दिए उन्होंने। क्या करेगी सरकार? नियम बनाएगी, निर्णय लेगी और सीमा में जो भी रह रहे हैं उन पर ये सारे नियम कानून लागू होंगे। आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि कितने सारे नियम सरकार बनाती है जिनका विरोध भी होता है कई बार। देखिए, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय,
पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब क्या है, सरकार के अंग हैं। अब यहाँ पे है कि सरकार क्या है, हम पढ़ रहे हैं, तो सरकार के स्तर जान लेते हैं। सरकार के स्तर क्या हैं, देखिए। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? चलिए देखते हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। ये अलग अलग स्तरों पर सरकार कार्य करती है। तो स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। अब स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? आपके गांव और शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। राज्य स्तर का मतलब क्या है? जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार। राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, वो क्या करती हैं, वो राज्य को ही ध्यान में रख करके सरकार चलाती हैं। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती हैं, अपने राज्य में, ठीक है। मानचित्र आप एक मैप लेके बैठिएगा और उसको देखते रहिएगा। आप पॉलिटिकल मैप रख सकते हैं जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपने साथ, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है उसका संबंध क्या होता है? पूरे देश से होगा। और जो राज्य स्तर की सरकार है वो अपने राज्य पे ही अपने सरकार अपने कानून चलाएगी। तो इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है जो राष्ट्र के लिए होती है, ठीक है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। देखिए आप मैप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का राजनीतिक। ये पॉलिटिकल मैप है, देखिए राजनीतिक। आपको इसमें हर एक राज्य की अपनी सीमा दिख रही होगी, और केंद्र में जो सरकार होती है वो पूरे राष्ट्र की सरकार होती है, और जो राज्यों में सरकार होती है वो अपने राज्य पर नियंत्रण रखती है, राज्य के लिए होती है ना। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप है। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, राज्य के बनने के बाद, राज्य यहाँ पे मतलब है कि राष्ट्र से, यहाँ पे राज्य का मतलब राष्ट्र से है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना का भारत का 29वां राज्य बना था। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। वो पता है, धारा 370 वहाँ से हटा दी गई और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। चलिए आगे देखते हैं। सरकार एवं कानून। देखिए, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। अभी हमने देखा कि सरकार क्या करती है, कानून बनाती है और लोगों पर उन्हें लागू करती है, उन्हें मानना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। आखिर क्यों बनाती है सरकार कानून? ताकि इन्हीं तरीक़ों से तो लोग मानेंगे उसके काम को, तभी तो समझेंगे, क्योंकि कानून ही मान सकते हैं सरकार की, तो इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। तो केवल ये तरीका है, यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। अगर सरकार के पास ये ताकत है कि कानून बनाए, तो लोगों को मानने के लिए भी बाध्य कर सकती है। आपको पता है कैसे? ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है कि जैसे कि गाड़ी चलाने के वाले के पास एक लाइसेंस होना चाहिए, कानून है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। ये आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक कानून है। तो किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। अब आप विचार कर सकते हैं कि आखिर कानून मानना क्यों ज़रूरी है। सरकार तभी काम कर पाएगी ना जब लोग उसके कानून को मानेंगे। आगे देखते हैं।
सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर देखिए अभी आपने देखा था कि जो कानून आया था किसानों के लिए, उसका कितना विरोध हुआ था, बाद में वो कानून वापस लिया गया। उसका विरोध होता है अगर जनता को पसंद ना आए। जायज़ कानून ही जनता मानती है वैसे, और नाजायज़ कानून तो वैसे भी नहीं मानती, विरोध प्रदर्शन होने लग जाते हैं। आपने अभी देखा है कुछ हाल ही में। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है ना। अगर उस किसी इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे सरकार के प्रकार। देखिए सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून बनाने का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब आप देखेंगे कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने वाली शक्ति कौन देता है। आखिर सरकार को शक्ति कौन देता है, हम ये देखेंगे कि वो सारी चीज़ें कानून बनाए, उन पे अमल करवाए, ये शक्ति देता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। किस पे निर्भर करेगा? निर्भर इस पे करेगा कि ये देखा जाए कि उस देश में सरकार कैसी है, अच्छा काम करने वाली है लोगों के हित में या नहीं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। अब लोकतंत्र में क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि भारत में क्या है, लोकतंत्र यानी लोगों की सरकार यहाँ पे चलती है। लोकतंत्र मतलब क्या? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मतलब ये कि जहाँ लोगों की जनता जॉन इब्राहिम है, हाँ, इब्राहिम लिंकन, उनका एक लाइन है ना कि लोगों के लिए लोगों का शासन, वही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो लोगों की सरकार को ये शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की ही सरकार होती है और ये शक्ति देती है लोकतंत्र कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से उनको चुन सकें। ठीक है, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। कैसे चुनते हैं नेताओं को? वोट देकर। इलेक्शन के बारे में आपने जाना है। तो एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। अपने मैनिफेस्टो करते हैं कि वो करेंगे क्या आखिर जीतने के बाद, और सफाई देनी पड़ती है कि आखिर वो उन्हें वोट क्यों दिया जाए। आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे कितने नारे लगाए जाते हैं, कितने रैलियां होती हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? वो अपनी खूबियाँ गिनाने के लिए। यही है लोकतंत्र। ठीक है, तो एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। एक सरकार और होती है एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अब ये क्या है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्रीय क्या होता है, पहले राजतंत्र मोनार्की हुआ करते थे कि जो कि राजा के पास ही शासन चलाने का अधिकार हुआ करता था, शक्ति हुआ करती थी, वो है राजतंत्रीय सरकार। ठीक है, जो कि अब नहीं है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता था। ठीक है, राजा के पास क्या होता था, सलाहकारों का एक छोटा समूह होता था जिसके वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे। जिससे वे क्या करते थे, मुद्दों पर चर्चा करते थे। अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति थी उसी के पास होती थी, लेकिन राजा के पास। ठीक है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में क्या होता है, राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। लोकतंत्र में तो बताने पड़ते हैं, लेकिन राजतंत्र में नहीं बताने पड़ते कि वो अपने निर्णय किसी बिहाफ पे ले रहे हैं। ठीक है, और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्र में ऐसा होता है, तभी तो उनके खिलाफ कोई जा नहीं पाता था, पर अब ऐसा नहीं है। राजा अब भी हैं लोकतंत्र के, लेकिन अब मनमानी वाले राजा नहीं हैं। ठीक है, अब आप उनके खिलाफ जा सकते हैं, पर ये कागजी बातें हैं। आगे देखते हैं। हमने सरकार के प्रकार देख लिए, अब हम यहाँ देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार। तो दोस्तों हमने देखा कि सरकार क्या है, उसके प्रकार क्या है, स्तर क्या है, किन स्तरों पर सरकार काम करती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, और लोकतंत्र और राजतंत्र में हमने अंतर देखा।
अब इसके आगे हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।